सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आप अपनी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी आपकी, तो इसको और ज़्यादा गति देने के लिए आज मैं आपके सामने दूसरा प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर लेकर आया हूँ। तो इस एसएसजीओ अकेडमी के माध्यम से सेकंड प्री बोर्ड पेपर को अब हम हल करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका कि मेटरनिख ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसे बताया है? यानी कि मेटरनिख के अनुसार मेथ्सनी जो है वो अपनी इस सामाजिक व्यवस्था का जो है ना खतरनाक दुश्मन इसको मानते हैं। दूसरा प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हुआ? यानी द्वितीय विश्व युद्ध का अंत 1945 में हुआ था अपने एशिया महाद्वीप में, लेकिन यूरोप में जो है या अपने ये कहें कि एशिया के अंदर लगभग 2 सितंबर को ये समाप्त हो गया था और यूरोप में 8 मई को जो है ना 8 मई 2019 8 मई 1945 को जो है ना वो खत्म हुआ था। फिर है देश की प्रथम जूट मिल कब और कहाँ स्थापित की गई? यानी कि जूट की जो प्रथम मिल है वो 1855 में पश्चिमी बंगाल में हुगली नदी के किनारे जो है ना वो लगाई गई थी। लेकिन बाद में भारत विभाजन के दौरान बांग्लादेश जब भारत से अलग हो गया तो सबसे ज्यादा जो जूट उत्पादक जो क्षेत्र थे ना वो बांग्लादेश में चले गए और जूट मिलें जो है ना वो काफी ज्यादा प्रभावित हुई है। इसके बाद भी तीसरा प्रश्न आता है। तीसरा जूट हो गया अपना 1855 पश्चिमी बंगाल। चौथा प्रश्न है रामचरितमानस के रचनाकार कौन थे? तो रामचरितमानस के वाल्मीकि, वेदव्यास, तुलसीदास और ज्योतिबा फुले। तो इसमें तुलसीदास जो है वो रामचरितमानस के रचनाकार माने गए हैं। इसके बाद में फोर्ड कार कंपनी की स्थापना का संबंध है, यानी कि फोर्ड कार जो है वो कंपनी कहाँ की है या किस देश से जो है ना वो संबंध रखती है? तो फोर्ड कार जो है ना वो अमेरिका की एक प्रसिद्ध कंपनी मानी जाती है जो औद्योगिक क्रांति के कारण औद्योगिक क्रांति के दौरान जो है ना सबसे ज्यादा यहाँ पर कारों का उत्पादन किया गया था। फिर है भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? यानी कि भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत 1973 में और 73 में भी 1 अप्रैल 1973 को जो है ना वो भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत की गई थी। इसके बाद में आता है जिप्सम को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करने वाला उद्योग कौन सा है? यानी कि जिप्सम को कच्चे माल के रूप में जो है ना कौन सा उद्योग काम में लेता है? तो चीनी उद्योग हो गया, धातु उद्योग, सीमेंट उद्योग या सभी। तो इसमें सीमेंट उद्योग है वो इस जिप्सम को काम में लेते हैं। सीमेंट में जिप्सम है ना वो मिलाया जाता है। फिर 8वां क्वेश्चन है गैर कृषि, यानी इसमें जो छठा था जी जिप्सम को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करने वाला उद्योग, इसमें सीमेंट उद्योग आ जाता है। फिर गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि में शामिल नहीं है, यानी अपन ये कह सकते हैं कि गैर कृषि कार्यों में कौन कौन सा कार्य शामिल नहीं है? बस्तियां हैं, गैर कृषि कार्यों में आती हैं। धातु उद्योग, बस्तियां हो गई आपकी, सड़कें हो गई, सड़कें भी इसी में आती है। उद्योग हो गया वो भी आते हैं, यानी कि इसमें आ जाएगी खेती। ये खेती जो है ना वो कृषि कार्यों में काम में ली जाती है। अगला क्वेश्चन है वह परिवहन जो निर्माण तथा व्यवस्था की दृष्टि से सुविधापूर्ण है, यानी कि ऐसा कौन सा परिवहन है जिसके मार्ग को बनाने के अंदर भी और उसको उपयोग करने में सबसे सुविधाजनक होता है? तो इसमें सड़क परिवहन को जो है ना अन्य परिवहन की अपेक्षा सबसे सुगम और सुविधाजनक माना गया है। तो इसमें सड़क परिवहन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सड़कों के निर्माण रख रखाव में जो है ना आसानी रहती है तथा इसका परिवहन जो है ना बहुत ही सरल होता है। जब चाहे अपन जहाँ अपने खेतों में, गाँव में कहीं पर भी जो है ना परिवहन के साधनों को रुकवा कर उतर और बैठ सकते हैं। तो ये सबसे सस्ता और सुगम माना जाता है। फिर है भारतीय संविधान में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की सूची का विषय है, यानी कि भारतीय संविधान में कंप्यूटर को जो है वो अवशिष्ट सूची का विषय माना गया है। कंप्यूटर को अवशिष्ट विषयों का सूची के अंदर माना गया है जो केंद्र सरकार के अधीन है, यानी कि केंद्र सरकार के जो है ना अधीन माना गया है इसे, क्योंकि जब भारत का संविधान लिखा गया 1949 में उस दौरान जो है ना कंप्यूटर का कोई ज्यादा अस्तित्व नहीं था, इसलिए इसे किसी सूची में शामिल नहीं किया गया और अवशिष्ट विषय सूची में शामिल किया गया जो केंद्र सरकार के अधीन होती है। अगला 9वां क्वेश्चन है कि बेल्जियम का डच भाषी क्षेत्र कहलाता है, यानी कि बेल्जियम के अंदर डच भाषा के जो लोग रहते थे ना वो कौन से क्षेत्र में या अपन ये कह सकते हैं कि किस में आते हैं, किस क्षेत्र में आते हैं? तो फ्लेमिश क्षेत्र में जो है ना इसे शामिल किया गया है।
अगला क्वेश्चन आ जाता है, स्थानीय निकायों में महिलाओं का कितना आरक्षण है? यानी स्थानीय निकाय जो होते हैं ना, पंचायत समिति हो गई, आपकी ग्राम पंचायत, जिला परिषद, नगर निगम वगैरह जो होगी, नगर परिषद वगैरह हो गई, उसमें महिलाओं को कितना परसेंट दिया गया है? यानी कि 1/3 हिस्सा जो है ना, वो महिलाओं को दिया गया है। इसमें लगभग 33% के आसपास जो है ना, वो महिलाओं को शामिल किया गया है। कोई भी कार्य, वैकेंसियां वगैरह जो भी कोई कार्य होता है ना, उसमें जो 33% जो भाग होता है वो महिलाओं का होता है। अगला प्रश्न आ जाता है, काशीराम का संबंध है। काशीराम ये एक राजनीतिक पार्टी से संबंध रखते हैं, और ये काशीराम जो है ना, वो बसपा, बीएसपी, बसपा से जो है ना, वो संबंध रखते हैं, या इसके संस्थापक सदस्य भी इसे माने जाते हैं। अगला प्रश्न कि कौन सी शासन व्यवस्था में व्यक्ति की गरिमा सर्वाधिक सुरक्षित रहती है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। कि ऐसी शासन व्यवस्था, देश के संचालन की ऐसी कौन सी शासन व्यवस्था है जो जिसमें व्यक्ति जो है ना, वो सुरक्षित अपना समझता है, उसकी गरिमा स्वतंत्र सुरक्षित रहती है। तो तानाशाही, भीड़ तंत्र, राजतंत्र, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ लोकतंत्र है। ये जो लोगों का तंत्र कहलाता है, लोगों का शासन कहलाता है। इसमें व्यक्ति की गरिमा जो है ना, वो बनी हुई रहती है, सुनिश्चित रहती है। अगला प्रश्न है, 15वां प्रश्न है कि मान लीजिए किसी देश के 4 परिवारों की संयुक्त वार्षिक आय 12,000 रुपये है। यदि प्रथम परिवार की आय 6,000 रुपये है, तो शेष 3 परिवारों की आय का औसत क्या होगा? औसत निकाला गया है, 4 परिवार दे रखे हैं, तो 4 थी 12 मानकर जो है ना, वो 3,000 जो है ना, इसकी औसत आय मानी गई है। अगला प्रश्न है, मुद्रा के यानी मुद्रा के प्रारंभिक रूप से संबंधित नहीं है। यानी मुद्रा का जो प्रारंभिक रूप है ना, वो क्या है या किससे संबंधित नहीं है? तो प्रारंभ में जो क्या था, अनाजों का लेन देन भी होता था, पशुओं का लेन देन भी होता था, धातु सिक्के भी बने हुए होते थे, लेकिन धरा धरा अपन पैसों को कह सकते हैं। ज्यादातर उस समय जो है ना, वो इनकम या अपन कैसी करेंसी का जो है ना, वो चलन नहीं था। मुद्रा के तौर पर पैसों का चलन नहीं था, तो इसमें धरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दूर संचार प्रौद्योगिकी का उदाहरण है दूर संचार। अपने से दूर स्थानों पर जो है ना, विभिन्न प्रकार के कार्य करने वाली जो व्यवस्था होती है, तो मोबाइल, दूर क्षेत्र में अपन बातचीत कर सकते हैं, ईमेल वगैरह भेज सकते हैं। दूरदर्शन, दूर दर्शन हो जाते हैं, दूर से ही लोगों के दर्शन हो जाते हैं ना, टीवी वगैरह जिसे बोलते हैं, वो आता है। लेकिन रेफ्रिजरेटर जो है ना, ऐसा नहीं होता, वो एक कमरे तक ही है ना, वो सीमित होता है। तो इसमें रेफ्रिजरेटर जो है ना, वो सही होगा। इसके बाद में आ जाता है आपका 18वां प्रश्न है। 18वें प्रश्न के अंदर हम देखेंगे कि आईएसआई क्या है? आईएसआई किन वस्तुओं का प्रमाणिक चिन्ह है? यानी कि कौन सी वस्तुओं के ऊपर आईएसआई मार्को है ना, वो लगा हुआ होता है? तो सोने के आभूषण होते हैं, उस पे भी आजकल होने लग गया है। खाद्यान्न पदार्थों पे भी आता है, विद्युत उपकरण पे भी आता है। यानी कि इसमें क्या आ जाएगा? सभी आ जाएगा। ऐसी सभी वस्तुएं जो है ना, जो आपके ऑप्शन में दे रखी है, उन सब में आईएसआई मार्को का जो है ना, वो प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में अगला प्रश्न देखो। दूसरा प्रश्न आ जाता है, जो 6 प्रश्न आएंगे आपके एक नंबर के, ब्लैंक्स आएंगे, खालिस्तान जिसे अपन कहते हैं। इन खालिस्तान में अब आपको देखना है कि दूसरा प्रश्न क्या है। जब ब्लैंक्स छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। यानी कि ऐसा कौन सा देश है, जब वो मतलब एक कहावत है, मेटरनिक नहीं कहा था ये, जो फ्रांस के जो है ना, वो शासक रहे थे उस समय, उन्होंने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है, उस समय मेटरनिक फ्रांस के शासक थे, तो फ्रांस के बारे में इसमें बताया गया कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप में सर्दी जुकाम हो जाता है। कि उस समय यूरोपीय देशों में फ्रांस थोड़ा ज्यादा शक्तिशाली था, तो वो कोई भी हलचल अगर उत्पन्न करता था, हलचल उत्पन्न करने को छींकना कहा गया, तो बाकी जो यूरोप के देश थे ना, उनमें जो है ना, वो बुखार हो जाना, सर्दी जुकाम हो जाना, यानी उनको मतलब बेचैनी महसूस हो जाती थी कि अब ये आगे क्या करने वाला है। तो इसमें फ्रांस आएगा। अब आगे आता है कि भूदान ग्राम दान आंदोलन के प्रेरणता कौन थे? यानी कि भूदान ग्राम दान आंदोलन के प्रेरणता कौन थे? वैसे तो ये शुरुआत महात्मा गांधी द्वारा की गई थी, लेकिन जो उसके अनुयायी थे, विनोबा भावे, यानी इसके अनुयायियों में से विनोबा भावे, विनोबा भावे 1951 में उन्होंने ग्रामदान भूदान आंदोलन की जो है ना, एक शुरुआत की थी। ऐसे ही आंध्र प्रदेश के चंपोली जो जिला है, वहां पर भी एक सभा का आयोजन कर रहे थे। तो वहीं पर कुछ लोगों ने उठ खड़े हुए और अपनी आजीविका चलाने के लिए जो है ना, कुछ
भूमि दान में देने के लिए जो है ना विनोबा भावे से विनती की। तो उस समय तो उन्होंने उन्हें एक सांत्वना के तौर पे कहा कि आप बैठ जाइए, हम आपकी व्यवस्था की जाएगी। लेकिन वो फिर उसी समय कुछ व्यक्ति जो है ना खड़े हुए और उन्होंने पूरे गाँव के गाँव है ना वो दान में दे दिए। इस कारण से उसे भूदान या ग्रामदान आंदोलन कहा जाता है। फिर है भारत की समुद्र तट की लंबाई कितनी है? यानी कि भारत के समुद्र तट की जो है ना वो लंबाई की बात की जा रही है कि कितना लंबा है। तो भारत के समुद्र तट को अगर अपन देखा जाए तो ये लगभग यही वाली स्थिति आ जाती है। ठीक है, ये वाली तो ये यहाँ से कच्छ गुजरात से लेकर यहाँ तक अपन देखेंगे ना पश्चिमी बंगाल तक का भाग जो भाग है वो 7,516.6 किलोमीटर। इसमें अंडमान निकोबार भी शामिल है और लक्षद्वीप भी शामिल है। ठीक है, तो इसे 7,517 किलोमीटर भी कहते हैं या 7,516.6 किलोमीटर भी कहा जा सकता है। तो 7,517 किलोमीटर जो है ना इसकी लंबाई है। फिर चौथा प्रश्न है, ब्लैंक्स है, शासन व्यवस्था अपनी कुछ कमियों के बावजूद पूरे विश्व में स्वीकार्य है। यानी कि ऐसी कौन सी शासन व्यवस्था है जिसमें कुछ कमियां होती हैं और कमियां होने के बावजूद भी जो है ना उसको सबसे बेहतर है ना वो माना जाता है। तो ऐसी कौन सी शासन व्यवस्था है? तो इसके लिए लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को सर्वोपरि माना गया है। तो इसमें आ जाएगा लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। यानी कि लोकतांत्रिक जो शासन व्यवस्था है सभी शासन व्यवस्थाओं में इसे अच्छी माना गया है। इसके बाद है मनरेगा का पूरा नाम लिखिए। यानी कि मनरेगा क्या है? तो इसमें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम भी कहते हैं, अपन ये कह सकते हैं कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम इस नाम से जाना जाता है। तो इसे मनरेगा है ना वो कहा गया है। फिर अगला प्रश्न है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किया गया निवेश कहलाता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां एक देश या दूसरे देशों की जो कंपनियां होती हैं तो उसे विदेशी निवेश कहते हैं। विदेशी निवेश, विदेशी निवेश के नाम से जाना जाता है। यानी कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा जो एक देश से दूसरे देश में जो निवेश किया जाता है ना वो बहु विदेशी निवेश भी कह सकते हैं, विदेशी निवेश कहलाता है। निवेश निवेश का मतलब हो गया कि पूंजी लगाना, किसी कार्य के लिए एक देश में जाकर दूसरे देश द्वारा जो पूंजी लगाई जाती है वो निवेश कहलाता है। ये आपके ब्लैंक्स हो गए, खाली स्थान हो गए। अब आते हैं अति लघुत्रात्मक, यानी ये आपके 12 प्रश्न आएंगे और 1 नंबर का 1 प्रश्न होगा, इसलिए कुल कितने नंबर के प्रश्न हो गए? 12 नंबर के प्रश्न हो गए। यानी कि वन वर्ड्स कह सकते हैं अपन, इसके उत्तर कम से कम 1 लाइन और अधिकतम 1.5-2 लाइनों में हमें इसका उत्तर देना होगा, जिसमें ज्यादातर परिभाषाएं वगैरह या कुछ नाम शामिल होते हैं। पहला प्रश्न है, उकियो नामक नवीन चित्र शैली का प्रवर्तक कौन था? ये यानी कि एक उकियो एक चित्र शैली है, इसकी जो प्रवर्तक जो है ना या किसने इसे पहले जो है ना वो बनाने का कार्य किया था, तो इसमें आ जाता है हिशिकावा, हिशिकावा मोरो नोबु, इशिकावा मोरो नोबु। ये मैंने इसमें पेपर में ही जो है ना इसका उत्तर लिख दिया है ताकि आपको आसानी रहे। तो आप जब ये वीडियो देख रहे होते हैं ना उस समय आप इसका उत्तर है ना वो उतार सकते हैं नोटबुक में। दूसरा प्रश्न है, मुद्रित पुस्तकों के संदर्भ में आमजन के मत में कौन कौन सी आशंकाएं थी? यानी जब वस्तुएं मुद्रित वस्तुओं का जब प्रचलन चला उस समय आम लोगों के मन में इस पुस्तकों के प्रति क्या भावनाएं रही होंगी? तो उसमें एक तो है आपका विद्रोही और अधार्मिक विचारों का प्रसार। उन्हें ऐसा लग रहा था कि विद्रोह हो सकता है या अधार्मिक विचार है ना वो लोगों में पनप सकते हैं या एक दूसरे के साथ उनका प्रसार हो सकता है। दूसरा था मूल्यवान साहित्य की प्रतिष्ठा का विनाश। यानी कि उस समय ये मूल्यवान साहित्य माना जाता था और उन्हें लगता था कि इसकी जो साहित्य की जो प्रतिष्ठा है ना वो उसका विनाश हो सकता है या लोग उसका जो है ना एक सम्मान पूर्वक जो है ना वो कार्य नहीं करेंगे। तीसरा है, किस कानून की तर्ज पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया गया? यानी कि कौन से कानून को आधार मानकर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है ना वो लागू किया गया था? तो इसमें आ जाता आयरिश प्रेस कानून था। इस आयरिश ये आयरिश प्रेस कानून है। इस आयरिश प्रेस कानून के तहत जो है ना ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया गया था। अब इसके बाद में आ जाता है कृषि आधारित उद्योगों से क्या अभिप्राय है? कृषि आधारित उद्योगों से क्या अभिप्राय? इसका उत्तर मैंने लिखा नहीं है, आप चाहो तो मैं बोल रहा हूँ, आप लिख सकते हो इसे। कृषि आधारित उद्योग यानी ऐसे उद्योग जो कच्चे माल के लिए कृषि पर निर्भर होते हैं वे कृषि आधारित उद्योग कहलाते हैं। दोबारा देखना, ऐसे उद्योग जो कच्चे माल के लिए यानी कि ऐसे उद्योग जो कच्चे माल के लिए कृषि के ऊपर निर्भर होते हैं वो कृषि आधारित उद्योग कहलाते हैं। जैसे चीनी उद्योग है, चीनी उद्योग कच्चे माल के लिए गन्ने के ऊपर निर्भर करेगा। जैसे
वस्त्र उद्योग है। वस्त्र उद्योग कच्चे माल के लिए कपास वगैरह जो होती है उनके ऊपर कृषि पर निर्भर करेगा। जैसे अ, और भी वस्तुएँ जो कृषि से प्राप्त जो हमें वस्तुएँ प्राप्त होती है ना, उनके ऊपर निर्भर जो उद्योग होते हैं ना, वो सारे के सारे कृषि आधारित उद्योग कहलाएँगे। इसके बाद में है जैव विविधता से क्या आप क्या समझते हैं? जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी ये क्या होती है जैव विविधता? यानी जीवों की प्रजातियों में पाए जाने वाली विभिन्नता ही जैव विविधता कहलाती है। आज अपन पर्यावरण में देखते हैं कि भिन्न-भिन्न प्रकार के हमें जीव मिलते हैं। पक्षियों के जीव अलग होते हैं, पशुओं के जीव अलग होते हैं, मनुष्य के भी जो प्रजाति है ना वो अलग-अलग होती हैं। तो यानी कि इस जीव मंडल में या इस अपने पर्यावरण में विभिन्न प्रकार के जीवों की जो प्रजातियां होती हैं वो सारी की सारी जैव विविधता कहलाती हैं। जहाँ पर सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है उस क्षेत्र को हॉट स्पॉट के नाम से भी जाना जाता है। अगला है स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग से आप क्या समझते हैं? यानी कि स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग यानी यह भारत के 4 बड़े महानगरों को आपस में जोड़ता है। जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया और कोलकाता हो गया। इनको चारों को आपस में जोड़ता है और इसकी आकृति जो है ना एक चतुर्भुज की तरह बन जाती है। जैसे ये दिल्ली हो गया, ये मुंबई हो गया, ये चेन्नई हो गया, ये कोलकाता हो गया, फिर वापस दिल्ली हो गया। तो ऐसे एक चतुर्भुज की आकृति है ना वो बन जाती है। इस कारण इसे चतुर्भुज कहा जाता है। तो स्वर्णिम क्यों कहा जाता है? यानी ये देश के महत्वपूर्ण महामार्ग से गुजरता है तथा बड़े-बड़े शहरों को जोड़ता हुआ ये निकलता है। इसी कारण स्वर्णिम यानी ये व्यापार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे स्वर्ण चतुर्भुज भी कहा जाता है। इसके बाद में आ जाता है लोग ये लगभग 4 और 6 लेन प्रस्तावित है। यानी 4 और 6 लेन का जो है ना ये दोहरा राजमार्ग है, दोहरा पथ है जो लगभग 5800 किलोमीटर से भी ज्यादा है ना ये किलोमीटर लंबा है। इसके बाद में देखना है कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है? यानी कि जो लोकतंत्र होता है, जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होती है, उन देशों में सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक होती है? तो इसमें 2 कारण हैं, बड़े कारण हैं। जैसे यह सामाजिक समूह के बीच विभिन्न समाज के जो समूह होते हैं ना, उनमें एकजुटता लाता है तथा टकराव को कम करती है। यानी कि सत्ता की साझेदारी जो है ना, विभिन्न समूहों में एकजुटता लाकर टकराव को कम करती है। अगला प्रश्न है जातिवाद किस मान्यता पर आधारित है? जातिवाद जो है ना या अलग-अलग आज अपन देख रहे हैं कि समाज में अलग-अलग जातियों में जो है ना वो लोग बटे हुए हैं। तो इन अलग-अलग जातियों में लोगों के बटे होने का मूल कारण क्या है? किस प्रकार से ये जातिवाद जो है ना वो प्रचलित है? तो इसके लिए है कि सामाजिक व्यवस्था में जन्म के आधार पर यानी ये किसके आधार पर है जातिवाद? यानी कि सामाजिक व्यवस्था में जन्म के आधार पर हमारे समाज में आज जातियों की जो व्यवस्था होती है ना, वो जन्म के आधार पर ही मान ली जाती है। जो व्यक्ति जिस प्रकार के समाज में जन्म लेगा, जिस प्रकार की जाति में जन्म लेगा, वो उसी जाति और समाज के नाम से जाना और पहचाना जाएगा। तो जातिवाद की जो मान्यता होती है ना, वो जन्म आधारित होती है। अगला क्वेश्चन है लोकतंत्र की सफलता की गवाही किसे माना गया? यानी कि लोकतंत्र क्या है? किस प्रकार से ये सफल है? उसकी गवाही किसे माना जाता है? तो इसमें यही होता है कि तो जागरूकता, यानी लोगों में जागरूकता जब होगी, तो वो लोकतंत्र ना वो सही अर्थों में लोकतंत्र ही कहलाएगा और शिक्षित लोगों का शिक्षित होना भी ज़रूरी है। इसके अलावा सक्रिय नागरिकों का होना, सक्रिय नागरिक यानी ऐसा नहीं है कि किसी के दबाव में आ जाते हैं व्यक्ति, ऐसा इसमें कुछ नहीं है। तो नागरिक जो है ना वो सक्रिय होते हैं और सक्रिय होकर ही जो है ना ये इस प्रकार की शासन व्यवस्था को जो है ना वो संचालित करते हैं। तो लोगों का सक्रिय होना, जागरूक होना तथा शिक्षित होना बहुत ही ज़रूरी है। वही क्या कहलाएगी ल लोकतंत्र की सफलता की गवाही के नाम से उन्हें जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मांग जमा से आपका क्या अभिप्राय है? यानी कि मांग जमा क्या होती है? तो ये बैंकों से संबंधित आ जाती है मांग जमा। तो ये मांग जमा क्या है ये देखना, ये बैंक खाते में जमा राशि होती है। मांग जमा क्या होती है कि बैंकों में जमा राशि होती है, जिसे खाता धारक जिसका बैंकों में खाता होता है, वो बिना किसी पूर्व सूचना के अपनी राशि को बैंक से निकलवा सकता है और वो बैंक वालों को वो राशि उन्हें देनी होती है। इसे मांग जमा कहा जाता है। अगला है आयात कोटा के बारे में बताइए। आयात कोटा यानी आयात कोटा के बारे में अपन ये कह सकते हैं कि विभिन्न देशों के द्वारा जो अ, विभिन्न एक देश द्वारा दूसरे देशों के साथ जो है ना विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का जो आदान प्रदान होता है ना वो व्यापार कहलाता है और ये व्यापार दो पहलुओं के ऊपर निर्भर करता है, निर्यात और आयात के ऊपर। यानी कि एक देश जिसके अंदर अधिशेष वस्तुएं होती हैं
वो अन्य देशों को, मांग वाले देशों को वो वस्तु है ना वो बेचता है, वो तो निर्यात कहलाता है। और एक होता है आयात, यानी कि एक देश में जब विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की कमी होती है तो उन वस्तुओं की पूर्ति वो अन्य देशों से वस्तुएं मंगाकर करता है, तो उसे आयात कहा जाता है। तो लोगों की मांग के अनुसार जो निर्धारित आय वस्तुओं का जो मूल्य होता है, निर्धारित वस्तुएं जो होती है ना, उसे कोटा कहा जाता है। यानी कि आयात कोटा, की एक वर्ष में कितना जो है ना हमें वस्तुओं का आयात करना होता है, वो आयात कोटा कहलाता है। फिर एक अगला प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत स्थापित अदालतों के नाम बताइए। यानी कि उपभोक्ता संरक्षण, लोगों को वो लुट दुकानदारों से लुटने से बचाने के लिए सरकार ने है ना एक व्यवस्था की थी कि लोगों के साथ है ना वो अत्याचार ना हो, और ना ही उन्हें किसी वस्तुओं के बारे में जो है ना मतलब अपन ये कह सकते हैं कि गलत वस्तुएं उन्हें कोई ना दे। इसके लिए उन्होंने अदालतें जो है ना वो 3 स्तर की अदालतें बनाई थी। एक तो जिला स्तर की अदालतें हैं, एक थी राज्य स्तर की अदालतें और एक थी राष्ट्रीय स्तर की अदालतें। जिला स्तर की अदालतें संबंधित जिलों में होती हैं, राज्य स्तर की अदालतें संबंधित राज्य में होती है, और ये राष्ट्रीय स्तर की जो अदालत होती है ना वो अपने दिल्ली में है, राष्ट्रीय राजधानी में होती है। तो ऐसे में इन 3 अदालतों का जो है ना स्थापना की गई थी। अब आगे हमें देखना है, आगे आपके बड़े प्रश्न आ रहे हैं। ऐसे में बड़े प्रश्नों को यहाँ पर समझाना काफी समस्यात्मक हो सकता है, समय भी इसमें ज्यादा लगेगा, तो आपका ज्यादा समय मोबाइल पर है ना वो खराब हो सकता है। तो इस सुविधा से बचने के लिए मैंने आपको जो छोटे प्रश्न आपके जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है अभ्यास वाले, ब्लैंक्स हैं खालिस्तान वाले, इसके अलावा वन लाइनर जो प्रश्न है 1 नंबर वाले, उनको मैंने यहीं पर इसके आंसर हल करवा दिए हैं। अब अपन मोबाइल पर ज्यादा समय से बचने के लिए अब जो बड़े प्रश्न आ रहे हैं उनके लिए मैं आपको संबंधित बुक का नाम बताऊंगा। जैसे आपके सामाजिक में 4 बुकें चलती हैं, राजनीति विज्ञान चलती है, भूगोल चलती है, अर्थशास्त्र चलती है और इतिहास चलती है। तो जो पर्सन जिस बुक से आ रहा है उस बुक का नाम चलता जा रहा हूँ, और वो उस बुक के कौन से पार्ट में ये प्रश्न है या कौन से लेसन में ये प्रश्न है उसको मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहला खंड ब देखेंगे, इसमें जो 50 शब्दों का जो है ना आपसे उत्तर मांगेगा, ये 2 नंबर का होगा। यानी इस खंड ब से जो है ना वो प्रश्न जो है ना वो आपके 2 नंबर के आएंगे। ठीक है, और 50 शब्दों में पूछे जाएंगे, लेकिन लगभग 4-5 लाइनों में इसका उत्तर हमें देना ही होगा। तो इसके लिए आप देखना, बालकंद प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव पनपने का क्या कारण था। यानी कि जो बालकन जो प्रदेश थे उसमें राष्ट्रवादी तनाव जो है ना वो क्यों पनपा, बालकन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव पनपने का क्या कारण रहा है, तो उसको अपन देखेंगे। ये आपके इतिहास की किताब से, और इतिहास की किताब का पहला ही जो लेसन है उसमें से ये आता है कि बालकन प्रदेशों में, और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, बालकन प्रदेशों में तनाव उत्पन्न होने के कारण इसमें बताने हैं। अगला प्रश्न है, वैश्विक आर्थिक महामंदी का भारतीय किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा। वैश्विक आर्थिक महामंदी, पूरे विश्व के अंदर जब महामंदी आ गई थी उसके भारत के ऊपर भी क्या प्रभाव पड़ा, भारतीय किसानों पे भी क्या प्रभाव पड़ा है। तो ये आपको प्रश्न मिलेगा इतिहास के 3 नंबर के लेसन में, यानी इतिहास की बुक है और उसके 3 नंबर का जो लेसन है उसमें ये मिलेगा। फिर संसाधन नियोजन की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। यानी संसाधन नियोजन क्यों है, संसाधनों का नियोजन क्यों किया जाता है, यह आपके भूगोल की किताब के पहले ही लेसन में है। संसाधन और विकास वाला जो लेसन है ना उस लेसन में आपके पहले लेसन में इसका उत्तर मिलेगा। फिर है रोपण कृषि की प्रमुख विशेषताएं बतानी है। ये भूगोल के चौथे लेसन में आपको मिलेगा। रोपण कृषि यानी कि ऐसी फसलें जिनकी पहले पौध तैयार की जाती है फिर उसको खेतों में लगाई जाती है, वो कृषि रोपण कृषि कहलाती है, जो बड़े पैमाने पर होती है। पूंजीवादी देशों में ज्यादातर इस प्रकार की कृषि होती है। तो ये भूगोल के चौथे लेसन में आपको कृषि वाले चैप्टर में मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीति में जातिवाद की प्रमुख समस्याएं बताइए। यानी कि भारतीय राजनीति में जातिवाद की क्या समस्याएं, आज अपन भारतीय राजनीति में भी देखते आ रहे हैं कि जातियों को लेकर ज्यादा ही जो है ना वो चलन चल रहा है। अलग अलग जातियों के लोग अपनी जाति के ठेकेदार बने हुए हैं, और ऐसे लगता है उनको, ऐसा लगता है कि जैसे पूरी जाति को या पूरे देश को वही व्यक्ति चला रहे हैं। तो ऐसे में जातिवाद वाला संबंधित जो लेसन है राजनीति का वो तीसरे लेसन में जो है ना आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र की बुनियादी सिद्धांत क्या है। यानी कि लोकतंत्र को एक चलाने का या लोकतंत्र का सही अर्थ है ना वो क्या है, तो राजनीति विज्ञान के 5वें लेसन में इसका उत्तर आपको मिलेगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय विकास की धारणीयता से आप क्या समझते हैं। तो विकास की धारणीयता आ गई है ना, तो ये आपके अर्थशास्त्र के पहले ही लेसन में जो है ना ये आपको इसका उत्तर मिल जाएगा, अर्थशास्त्र के फर्स्ट चैप्टर में।
इसके बाद में है कि खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी में कोई 2 अंतर बताने हैं। जो आज के समय में जो सबसे ज़्यादा जो बेरोजगारी चल रही है ना, वो खुली और प्रच्छन्न बेरोजगारी की है। वो ज़्यादा उदाहरण मिलेंगे आपको और वो है आपके अर्थशास्त्र के पहले ही लेसन में ये आपको भी मिल जाएगा। पहले लेसन में नहीं मिलेगा, ये आपको दूसरे लेसन में मिलेगा। दूसरा लेसन है ये, उसमें मिलेगा। फिर है स्वामित्व के आधार पर निजी क्षेत्र का विश्लेषण बताना है। स्वामित्व के आधार पर निजी क्षेत्र यानी कि स्वामित्व के आधार पर जो है ना, निजी, संयुक्त और सार्वजनिक क्षेत्र को होते हैं, तो निजी का वर्णन करना है, तो ये भूगोल के आपको छठे लेसन में है ना वो मिलेगा। फिर बहुराष्ट्रीय कंपनियों से होने वाले कोई 2 लाभों पर टिप्पणी दी गई लिखनी है, यानी कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो होती है ना, उनके क्या लाभ है, तो यानी कि एक देश की कंपनी दूसरे देशों में जाकर या एक एक देश की कंपनी अलग अलग देशों में जाकर अपनी कंपनी स्थापित करती है, उससे संबंधित है ये। तो ये अर्थशास्त्र के चौथे लेसन में आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। अगले अब बड़े प्रश्न आ रहे हैं। खंड 6 का है, दीर्घ उत्तरीय इसमें देना है, जो 100 शब्दों का है, और ये 3 नंबर का है ना वो प्रश्न रहेगा। इसमें हथवा का भी ऑप्शन रहेगा आपके लिए। अगर एक प्रश्न आपको नहीं आ रहा है तो उसी लेसन से संबंधित दूसरा लेसन भी होगा, तो एक लेसन से इसमें 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो कोई जो भी आपको आता है मूल क्वेश्चन कर सकते हैं, अथवा वाला कर सकते हो। यानी 19वीं शताब्दी में भारतीय सूती वस्त्र उद्योग का तेजी से विकास क्यों हुआ है, तो ये आपको इतिहास के चौथे पार्ट में मिलेगा। इतिहास के चौथे पार्ट में। और फिर इसी का एक अथवा और दे रखा है। क्या है कि 19वीं शताब्दी में मजदूरों की जिंदगी किस प्रकार प्रभावित हुई है, तो ये भी आपको उसी चौथे पार्ट में, यानी कि ये 2 प्रश्न है, दोनों प्रश्न आपको इतिहास के चौथे पार्ट में मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है 15वां प्रश्न, जल संरक्षण प्रबंधन की आवश्यकता के कोई 3 कारण बताने, यानी कि जल संरक्षण प्रबंधन की हमें आवश्यकता क्यों महसूस हुई है, उसके 3 कारण बताने। तो भूगोल के जल संसाधन वाले तीसरे चैप्टर में इसका उत्तर आपको मिलेगा। इसका फिर अथवा भी देगा, बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं से होने वाले किन्हीं 3 हानियों की व्याख्या करनी है, यानी कि हमें जो नदी घाटी परियोजनाएं होती हैं, जो बड़े बड़े बांध बनाए जा रहे हैं, उनके क्या नुकसान है, क्या हानियां होती हैं, तो ये भी भूगोल के तीसरे लेसन में मिल जाएगा। तो यानी कि 15 और 15वां का अथवा आपको भूगोल के तीसरे चैप्टर में जल संसाधन में मिलेगा। 16वां प्रश्न है ये संवाद क्या है। भारत में संवाद के स्वरूप पर प्रकाश डालना है, बैटरी से प्रकाश नहीं डालना, बल्कि उसके मेन याद उसके जो क्या पहलू हैं उसके बारे में हमें बताना है, ना कि कहीं बैटरी बनाकर आप उसका प्रकाश डाल दो संवाद पर। ऐसा नहीं होना चाहिए। कई बार कॉपियां चेक करते समय आता है, पूछ लिया कि जैसे मान लो ये संवाद पे ही ले लो, संवाद पे प्रकाश डाले, तो बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर लिख देंगे संवाद, उसको कोष्टक में ले लिया, और इधर जो है ना एक टॉर्च टॉर्च बना देंगे और उसका उस पे प्रकाश डाल देंगे कि ये लो जी, हमने तो संवाद पे प्रकाश डाल दिया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी कि संवाद बना दिया, राउंड ले लिया, बैटरी बना दी, प्रकाश डाल दिया, ये संवाद पे प्रकाश हो गया, ऐसा नहीं है। बल्कि हमें संवाद के बारे में बताना है। फिर है भारत में सत्ता के विकेंद्रीकरण लागू करने के औचित्य की विवेचना कीजिए। तो ये भी राजनीति विज्ञान के दूसरे लेसन से संवाद और सत्ता के विकेंद्रीकरण वाले दोनों टॉपिक जो है ना, वो राजनीति विज्ञान के चौथे लेसन से है। अगला क्वेश्चन है, आप अपने जानकार परिचित को बैंक से कौन कौन सी सुविधाएं प्रदान करवा सकते हैं, विवेचना दे दी। ये अपने खुद के बौद्धिक प्रश्न है, खुद के विवेक के ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने जानकार को बैंकों में लेके जा रहे हो, उन्हें क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध करवाओगे। तो आप उसे ऋण की सुविधा उपलब्ध करवा सकते हो, उसके खुद के जमा पूंजी की सुरक्षा उपलब्ध करवा सकते हो, या कोई वस्तुओं को जो है ना बैंकों में रखवा कर सुविधा दिला सकते हो। ये सारे कार्य इसमें आ जाते हैं। यह आपको अर्थशास्त्र के तीसरे लेसन में मिलेगा। फिर अथवा प्रश्न है इसी का, आपके अनुसार औपचारिक और अनौपचारिक साक्ष्य कौन कौन से साक्ष्य श्रेष्ठ हैं, वो तथा क्यों। यानी कि औपचारिक और अनौपचारिक, यानी बैंकों से और सेठ साहूकारों की वाली जो स्थिति है ना, वो इसमें शामिल है। तो ये दोनों ही अर्थशास्त्र के तीसरे पार्ट के, यानी कि 17वां और उसका अथवा जो है वो आपको मिलेगा अर्थशास्त्र के तीसरे लेसन से। आप इसका उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है निबंधात्मक प्रश्न, यानी इसकी शब्द सीमा लगभग 250 शब्दों की होगी। ये सबसे बड़ा प्रश्न होगा 4 नंबर का। इसका मतलब साफ है, इसका मतलब ये साफ है कि हमें ज्यादा भी नहीं तो एक प्रश्न में जो है ना इसका उत्तर देना ही होगा। इसका देखो, भारत छोड़ो आंदोलन का विस्तार से वर्णन करना है, यानी कि अंग्रेजों के विरुद्ध ये चलाया गया अभियान था, उसमें कहा गया था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, उस समय की बात है। यानी कि इतिहास के दूसरे लेसन में जो है ना, ये आपको इसका उत्तर मिलेगा इतिहास के दूसरे लेसन से। अगला प्रश्न है इसी का अथवा के रूप में, इसमें भी अथवा का ऑप्शन मिलेगा। भारत में राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्यों की विवेचना कीजिए, यानी कि जो राजनीतिक दल हैं उनके कार्यों की विवेचना करनी है, तो आपको ये राजनीति विज्ञान की
सॉरी, ये अलग क्वेश्चन हम बता रहे हैं। अपन 18वें का अथवा बता रहे हैं कि भारत में राष्ट्रवाद के विकास में योगदान देने के सहायक तत्वों की बात करनी है, तो ये भी राजनीति अपने इतिहास के दूसरे लेसन में मिल जाएगा, 18वां प्रश्न और उसका अथवा। अब आता है राजनीति विज्ञान का कि भारत में राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्यों की राजनीति विज्ञान का जो चौथा लेसन है, उसमें प्रमुख जो दल है, कांग्रेस, बीजेपी वगैरह, बीएसपी वगैरह, जो भी भारत में राजनीति के जो दल चलते हैं ना, उनका वर्णन किया गया। तो इन राजनीतिक दलों के एक दो का वर्णन करना है। तो राजनीति विज्ञान के चौथे लेसन से है ना, ये आपको उत्तर प्राप्ति हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय चुनाव व्यवस्था में सुधार के सुझाव। देखो, भारतीय चुनाव व्यवस्था में जगह जगह है ना, वो व्यवस्थाओं की चर्चाएं हमें सुनने को मिलती है। तो इसमें और ज्यादा सुधार कैसे लाया जा सकता है, किस प्रकार से लाया जा सकता है, इसके बारे में लिखना है, जो राजनीति विज्ञान के चौथे पाठ में मिल जाएगा। यानी कि 18वां और उसका 19वां और उसका अथवा आपको राजनीति विज्ञान के चौथे लेसन में मिल जाएगा। अब आपको इसमें कुछ मानचित्र का कार्य जो है ना, वो बता रखा है। मानचित्र आएगा एक 4 नंबर का, और उस मानचित्र में जो है ना, हमें ये बताना है कि कौन सी चीज जो है ना, वो कहाँ पर है। ये सारी चीजें हमें बतानी है। तो अब आपको मैं खुद इस मानचित्र बनाकर जो है ना, वो बता देता हूँ कि कौन कौन से कहाँ पर है। यानी कि आपको इसमें 20वां प्रश्न दे रखा है, और 20वें प्रश्न भी जो है ना, 20वां प्रश्न दे रखा है, और 20वें प्रश्न में आपको भारत के मानचित्र में जो है ना, वस्तुओं को जो है, जगहों को जो है ना, वो पूछा गया है, कौन कौन सी जगह है ना, वो कहाँ पर है। तो अपने इस मानचित्र ड्रॉ कर लेते हैं, और फिर ड्रॉ करके जो है ना, इसमें हम आपको आसानी से बताएंगे कि कौन सी जगह भारत में जो है ना, वो कहाँ पर है। इस प्रकार से ये अपनी पश्चिमी स्थिति है। तो इसमें आपको एक पहला प्रश्न तो पूछा गया है, देखो ये क्या है कि भारत के रेखा मानचित्र में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों को प्रदर्शित करना है। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, तो जिसमें एक तो आ गया आपका सुंदरवन है। तो यहाँ पश्चिमी बंगाल में यहाँ पर जो है ना, आपका ये सुंदरवन है, सुंदरवन नहीं रहा होगा शायद आपको, ये देखो, ये पश्चिमी बंगाल में यहाँ पर सुंदरवन है। यहाँ पर सुंदरी नामक वृक्ष है ना, वो यहाँ पर पाए जाते हैं। सुंदरी नामक वृक्षों का यहाँ पर जंगल है, वन है, इस कारण इसे सुंदरवन के नाम से जानते हैं। इसके बाद में पूछा गया पूगा घाटी। पूगा घाटी यानी अपने लद्दाख में है, ये बिल्कुल उत्तराखंड से ये ऊपर, इस जगह लद्दाख में जो है ना, आपको ये मिलेगा पूगा घाटी। पूगा घाटी ये यहाँ पर जो है ना, परमाणु स्रोत है, ऊर्जा के स्रोत है ये, पूगा घाटी है यहाँ पर। इसके बाद में आपको दे रखा है भुज। भुज ये यहाँ पर इस हिसाब से कच्छ की खाड़ी के पास में जो है ना, वो भुज जिला भी है, गुजरात का जिला है भुज, तो उसको यहाँ पर दिखा रखा है। फिर इसके हो गया नागरकोइल। अगला जो है इसका दिख नहीं रहा है, ये है आपका नागरकोइल। ठीक है, ये नागरकोइल जो है ना, आपको दिखा रखा है, इसको दिखाना है। तो यानी कि लगभग आपको केरल में मिलेगा, बिल्कुल केरल में नहीं, आपको तमिलनाडु में मिलेगा, कन्याकुमारी के पास में से ये यहाँ पर नागरकोइल। नागरकोइल, ये नागरकोइल का है कि कन्याकुमारी का प्रशासनिक क्षेत्र नगर है, प्रशासनिक नगर है ये कन्याकुमारी का, तो काफी महत्वपूर्ण इसे माना जाता है। तो इस प्रकार से ये एक मैप दिया गया है। इसके अलावा और भी आपको कुछ मैप जो है ना, इसमें दिए गए, जो मैं बताने वाला हूँ। एक तो है इसमें आपका आ जाएगा अमरकंटक है। अमरकंटक की पहाड़ियां हैं, मध्य प्रदेश में है, जो बिल्कुल मध्य प्रदेश के ये जो पूर्वी भाग है ना, यानी कि लगभग आपको ये यहाँ से मिल जाएगा, राजस्थान के यहाँ से ये आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। इस प्रकार से जो है ना, ये मध्य प्रदेश है। इस मध्य प्रदेश के लगभग यहाँ पर जो है ना, ये अमरकंटक की पहाड़ियां हैं, अमरकंटक। ठीक है, यहाँ ज्यादातर कई नदियां भी यहाँ से निकलती हैं। इसके अलावा ट्राम्बे भी है, जो मुंबई से लगभग उत्तरी पूर्वी भाग में जो है ना स्थित है। ट्राम्बे भाभा परमाणु ऊर्जा का केंद्र भी है, या अपन ये कह सकते हैं भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र भी इसे माना गया है। इसके अलावा एक और अपन परमाणु ऊर्जा केंद्र की बात करेंगे, तो कलपकम, ये लगभग यहाँ पर तमिलनाडु में है। कलपकम, कलपकम तमिलनाडु में है। और एक परमाणु ऊर्जा केंद्र है नरोरा, उत्तर प्रदेश में। नरोरा, ये नरोरा है आपका उत्तर प्रदेश में। तो इस प्रकार से जो है ना, आपको ये 8 पॉइंट जो है ना, वो पूछे गए हैं मैप के। 2 क्वेश्चन आते हैं मैप के, और दोनों क्वेश्चनों में जो है ना, ये चीजें पूछी जाती है। तो आप इसमें से आराम से आप इसे देखकर जो है ना, वो इसमें से उतार सकते हो। मैं आपके सामने बिल्कुल इसे शो कर रहा हूँ, इस प्रकार से आराम से इसे उतार सकते हो।
ठीक है। पिछले पेपर में जो है ना, ये बच्चों के द्वारा बताया गया था कि सर पेपर जो है ना वो सही दिख नहीं रहा है, यानी कि पूरा पेपर एक साथ दिखना है ना, इसमें असंभव है। इसलिए मैं आपको क्वेश्चन वाइज जो है ना आराम से मैं इसको आपको दिखा देता हूँ। अब हल होने के बाद में भी आराम से आप इसे जो है ना वो आराम से इसे देख सकते हैं कि किस प्रकार से कौन सा पर्सन है ना वो कैसे आ रहा है। तो आप बिल्कुल स्लो मोशन में अपने वीडियो को चलाकर इस पेपर को आराम से आप जो है ना उतार सकते हो या समझ सकते हो या याद कर सकते हो। बिल्कुल आपके सामने जो है ना ये पेपर पूरा का पूरा जो है ना वो शो किया जा रहा है। बिल्कुल जो वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न है वो अब आपके सामने पूरे आ चुके हैं। हल करते समय भी आए थे, लेकिन एक बार और आपके सामने इसे लाया जा रहा है। इसी प्रकार से अब ब्लैंक्स वाले भी आ गए हैं आपके। दूसरा प्रश्न आ गया आपका, आराम से पूरा देख सकते हो इसे। इसी प्रकार से ये तीसरा प्रश्न भी है जिसमें उत्तर भी आपको जो है ना वो दिखाई दिए जा रहे हैं। लगभग पूरे उत्तर जो है ना ये देखो ये दिखा दिया गया है। 10वां प्रश्न भी आराम से आप इसे देख सकते हो। इस प्रकार से आप अपने जो ये सेकंड जो प्री बोर्ड आपको जो दिया गया प्री बोर्ड का पेपर, उसे आप आराम से जो है ना वो हल कर सकते हो। और आशा करता हूँ कि आराम से इसे हल करके भी आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हो। आज से 2 दिन बाद में फिर अपन बुधवार या गुरुवार को जो है ना तीसरा प्री बोर्ड पेपर है ना वो डालेंगे। तब तक आप इन दोनों मॉडल पेपर या जो दोनों प्री बोर्ड है ना उनको अच्छे से तैयार कर लेना। और इस अपने चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी जरूर करें, खुद भी करिएगा और अपने सहयोगी साथियों से भी करवाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चैनल का फायदा उठाकर अपने नंबरों में इजाफा कर सकते हैं। धन्यवाद।